वेलकम टू फिज़िक्स अबॉर्ड। इस लेक्चर में हम लोग डील करने जा रहे हैं रेक्टिलिनियर मोशन यानी मोशन ऑन द स्ट्रेट लाइन। इस चीज़ की जानकारी आपने बहुत बेसिक लेवल पे स्कूल्स में भी ले ली है, लेकिन आज उसको एक फ्रेश आइडिया के साथ देखने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मतलब यानी जो एक लाइन पे मोशन हो रहा हो किसी ऑब्जेक्ट का, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन भी इसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन और मोशन ऑन द स्ट्रेट लाइन। इज दैट क्लियर? सो क्या है मोशन? मान लीजिए ये आपका फ्रेंड खड़ा हुआ है और आप उससे किसी टाइम मिलने जा रहे हैं। सो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से अपने पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में? या तो इस पाथ के रिस्पेक्ट में, जो हो सकता है कि इस केस में रोड हो, या इसके रिस्पेक्ट में जो आपका फ्रेंड है। ओके, सो अगर टाइम के साथ आप कॉन्टिन्यूसली अपने पोजीशन को चेंज करते हैं, या तो वो रोड के रिस्पेक्ट में करते हो, उसके साथ अपनी तुलना कर रहे हो, या जिस दोस्त से मिलने जा रहे हैं उसकी तुलना में आप अपने पोजीशन को लगातार चेंज करते जा रहे हैं। सो वही कंटिन्यूअस चेंज जो है वो क्या कहलाती है? मोशन कहलाती है। ओके, सो बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन, मैं चाहता हूँ कि आप इन दो चीज़ों को, जिसके बारे में बहुत पहले से आपको जानकारी है लेकिन उसको फिर से एक बार समझ लें। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में आपको वही पुरानी बातें हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा वेक्टर इन्वॉल्व करके मैं बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से चलना शुरू किया और पॉइंट बी यहाँ पर पहुँच गया। ए से चलना शुरू किया और ये रहा उसका पॉइंट बी। सो डिस्टेंस यहाँ पर क्या है? जो एक्चुअल पाथ है जो उसने ट्रेवल किया है, एक्चुअल पाथ को, डिस्टेंस यहाँ क्या है? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, यानी टोटल जो ये रास्ता है उस टोटल रास्ते को, यानी एक्चुअल पाथ ऑफ ट्रेवल। ओके, सो यहाँ पर क्या हो गया, ये पाथ पर चल के उस पूरे पाथ को जब कवर करता है तब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच के उस पाथ को क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। इसका मतलब है ये पाथ डिपेंडेंट है, पाथ डिपेंडेंट। ओके, नाउ अगर आप चाहें इसमें डायरेक्शन को चेक करना, तो किसी एक पॉइंट पर डायरेक्शन तो आप आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर बोला जाएगा कि आप ओवरऑल बताइए, तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि ओवरऑल हमारा क्या डायरेक्शन रहा होगा। सॉरी, ओवरऑल हमारा डायरेक्शन क्या रहा होगा। देखिए ये एरो जो है किसी दिए हुए गिवन पॉइंट पर वो डायरेक्शन बता रहा है। देयरफॉर इस केस में आप डायरेक्शन नहीं बता पाएंगे कि फाइनली उसका डायरेक्शन क्या था। जब ऑब्जेक्ट लगातार चलती जा रही थी तो वो लगातार डायरेक्शन चेंज कर रहा था। देयरफॉर ए से बी पर पहुंचने में उसने कौन से डायरेक्शन को तय किया, ये आप नहीं कह सकते हैं। देयरफॉर डायरेक्शन जो है यहाँ वो नॉट नोन, डायरेक्शन इज नॉट नोन। और जब डायरेक्शन नहीं मालूम है एंड ओनली उसका मैग्नीट्यूड मालूम है, इसका मतलब है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है ये? एक स्केलर क्वांटिटी है। अब आइए इन फैक्ट्स के बाद डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट में भी मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट वैसे ही शुरू करता है और पॉइंट ए से चलकर पॉइंट बी तक पहुंच जाता है। अब जब इसके डिस्प्लेसमेंट की बात होगी तो डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करेंगे, वो जो उसका फाइनल पॉइंट था, रीचिंग पॉइंट, वहाँ से इनिशियल पॉइंट को मिला देंगे। इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट ही मैटर करता है। ठीक है, इसमें
ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, देयरफॉर दिस इज पाथ इंडिपेंडेंट। ये पाथ क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। ओके, सो एक्चुअल पाथ से इसको कोई लेना देना नहीं, जहाँ तक वो पहुँचा वहाँ से लेके इनिशियल पॉइंट तक आप एक लाइन को मिला दीजिए और वही लाइन आपको क्या बताएगी, डिस्प्लेसमेंट बताएगी। देयरफॉर ये पाथ इंडिपेंडेंट है। जहाँ तक डायरेक्शन का सवाल है, तो अब B से A तक पहुँचने के लिए या A से B तक पहुँचने के लिए आपका एक ही डायरेक्शन है, और वो आप डायरेक्शन इस फिगर में देख सकते हैं किधर बता रहा है। देयरफॉर यहाँ क्या है, डायरेक्शन नोन है। डायरेक्शन क्या होता है आपका, आप आसानी से पता कर सकते हैं, डायरेक्शन आपका नोन है। और जब डायरेक्शन नोन होगा तो वो क्या हो जाएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। सो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके कि आप कैसे पता करेंगे कि वो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। मानकर चलिए कि ये यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चलकर A से B पर पहुँचा ईस्ट की तरफ, और फिर B से C पर पहुँच गया नॉर्थ की तरफ। ये ईस्ट की तरफ जा रहा था और ये नॉर्थ की तरफ जा रहा था। सो स्ट्रेट लाइन में अगर होगा मोशन जैसे A से B, तो स्ट्रेट लाइन में यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट अटैच कर देंगे तो यही लाइन डिस्प्लेसमेंट भी बताने लगेगी। लेकिन इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को मिलाना पड़ेगा, और ये उसका डायरेक्शन बता रहा है। जबकि जो आपका डिस्टेंस है उसमें पहले ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे थे, फिर नॉर्थ डायरेक्शन में। अगर ओवरऑल कहा जाए तो आप डायरेक्शन यहाँ पर भी A से C पहुँचने में कंफर्म नहीं बता पाएंगे। ओके, सो क्या हो गया, ये जो है स्ट्रेट लाइन में जब होता है तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में कोई फ़र्क नहीं होता है। कारण क्लियर है कि मान लीजिए ये डिस्टेंस आपने कवर किया, तो इस केस में A से B के बीच का जितना डिस्टेंस है वही तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी है। लेकिन इस केस में देखिए ये पूरा ऐसे चल के जा रहा है, तब उसका डिस्टेंस हो रहा है एक्चुअल पाथ के थ्रू। लेकिन जब उसको सिर्फ मिला देते हैं फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट को, तब वो क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। इसका मतलब है कि डिस्टेंस जो है वो मैग्नीट्यूड में ऑलवेज या तो ग्रेटर है या बहुत से बहुत इक्वल है किसके, डिस्प्लेसमेंट के, मैग्नीट्यूड के। ओके, और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आप आसानी से पता कर पाते हैं। देयरफॉर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ये बेसिक जब इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाए तो बाकी की चीज़ें बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बात और ध्यान देने की है कि इसका भी SI यूनिट मीटर है और डिस्प्लेसमेंट का भी SI यूनिट मीटर है, यानी दोनों ही मीटर में मेज़र किए जाते हैं। अब इस इंफॉर्मेशन के बाद हम लोग सीधे सीधे चलते हैं एवरेज स्पीड पे। ओके, किस चीज़ पर चलें, डायरेक्ट एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड में आप जानते हैं कि जब आप कोई डिस्टेंस, मानकर चलिए आप चल रहे हैं इस रोड पे, ओके, आप बाइक ड्राइव कर रहे हैं, कहीं पर भीड़ ज़्यादा है, मान लीजिए डॉटेड लाइन भीड़ ज़्यादा है, और कहीं भीड़ बिल्कुल कम है जहाँ डॉटेड नहीं है, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद भीड़ ज़्यादा है, तो आप भीड़ में क्या करते हैं, अपनी बाइक को बहुत स्लो चलाते हैं, बार बार डायरेक्शन चेंज करते हैं। यहाँ पर फिर फास्ट कर लेते हैं, सीधे जा सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, अपने स्पीड को आप चेंज करते जा रहे हैं, स्लो हो रहा है, स्लो हो रहा है, डायरेक्शन चेंज होता चला जा रहा है, फिर आप फास्ट हो जाते हैं, और उसके बाद फाइनली आप कहाँ पहुँच जाते हैं, मार्केट तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। कहाँ से, अपने घर से मार्केट तक पहुँच जाते हैं। यहाँ पर जब आपसे पूछा जाएगा कि आपका डायरेक्शन क्या है, तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन को आपने बार बार चेंज किया है। लेकिन जब खाली जगह थी तो हो सकता है वहाँ पर आप उसे स्ट्रेट लेकर आप बढ़ सकते हो। लेकिन जब एवरेज स्पीड की बात होती है तो वो जो आपका बाइक का मीटर है या कार का मीटर है वो दिखा रहा होता है कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है। सो एवरेज जब स्पीड निकालते हैं, एवरेज स्पीड जिसे V बार से शो करते हैं, ओके, इसका मतलब ये होता है टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया है किसी ऑब्जेक्ट ने, और उसमें कितना टाइम लगा है, दैट इज़ टोटल टाइम।
ओके, सो ये एवरेजिंग है, बीच की कोई बात नहीं बताता है, ये एक तरह का एवरेज ये कह रहा है कि ओवरऑल फाइनली आपका रिजल्ट ये है। जैसे आपने मान लीजिए 10th के लेवल पर आपने लाया 85%, ठीक है, तो ये क्या है, ओवरऑल रिजल्ट बता रहा है। लेकिन हो सकता है कि मैथ्स में आपका होगा 90, हो सकता है इंग्लिश में हो आपका 80, हो सकता है उसी तरह एसएसटी में और भी कुछ अलग से हो 75, और फिर कहीं जाकर स्कोर इंक्रीज़ कर गया है तो 85। लेकिन ये क्या है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन आपका जो ये परसेंटेज है 85% वो ओवरऑल रिजल्ट दे रहा है। देयरफॉर एवरेज स्पीड का मतलब क्या हो गया कि वो क्या है, एक इन टोटलिटी में एक रिजल्ट दे रहा है कि एवरेज स्पीड शुरू से लेके आखिर तक चलने के बाद वो स्पीड कितनी थी। लेकिन बीच में कहीं आपकी स्पीड स्लो थी या फास्ट थी, इस बात की वो जानकारी नहीं दे पा रहा है। मान लीजिए कोई बॉलर है जो किसी 2020 गेम में 4 ओवर्स करता है। पहले ओवर में उसने 15 रन दे दिए, दूसरे ओवर बहुत इकोनॉमिकल था, उसने सिर्फ 7 रन्स दिए, तीसरे ओवर में उसने क्या किया, और भी इकोनॉमिकल था, वो सिर्फ 5 रन देता है, ठीक है, और फिर चौथे ओवर में वो अच्छे से पिट जाता है, 21 रन दे देता है, ठीक है, 21 रन दे देता है। अब इन 4 ओवर्स में उनका कितना हो गया टोटल, 4 ओवर्स में कितना हो गया, 5 1 6 5 1 11 7 18 और 2 1 3 1 4, 48 रन्स दे दिए उसने, ठीक है। सो पर ओवर की अगर हिसाब से बात करेंगे तो कितना हो गया उसका, 48 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 12 रन्स अ ओवर, ठीक है। सो 12 रन एक ओवर में दे दिया, लेकिन अंदर की कहानी यह है कि किसी में उसने ज़्यादा दिया है, किसी में कम दिया है, किसी में ज़्यादा दिया है, किसी में कम दिया है, और एक में बहुत ज़्यादा दे दिया है। लेकिन अगर ओवरऑल की बात कर रहे हैं तो एक ओवर में 12 रन ही दिया है उसने, ठीक है। सो यही इंफॉर्मेशन एवरेज स्पीड में भी होती है, उसकी इन टोटलिटी रिजल्ट के बारे में हमें नहीं पता चलता है, बल्कि ओवरऑल स्पीड के बारे में हमें पता चलता है। उसके बीच में क्या छिपा हुआ है ये भी हमें जानकारी नहीं हो पाती है। आइए इसको हम लोग एक ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, एवरेज स्पीड को। एवरेज स्पीड क्या है, ये एवरेज स्पीड को अभी हम लोगों ने V लेटर से डिनोट किया था, V बार, and that is equal to total distance upon total time। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी पॉइंट A से चलना शुरू किया और पॉइंट B पर पहुंच गया, ठीक है। यहाँ इसका x कोऑर्डिनेट t1 और जो डिस्टेंस कवर किया वो s1 है, और यहाँ इसका t2 और s2 है। ये रहा आपका जो वर्टिकल लाइन है वो डिस्टेंस को दिखा रहा है, और डिस्टेंस इन s, और जो हॉरिजेंटल लाइन है वो किस चीज़ को दिखा रहा है, वो टाइम को दिखा रहा है, टाइम इन t, ठीक है। टाइम किस चीज़ में, t में दिखा रहा है, ओके। सो टोटल एक्चुअल जो पाथ है वो कवर कर रहा है। सो उस हिसाब से आप देखिए तो ये क्या है, t1 यहाँ तक है, और यहाँ देखिए तो ये t2 यहाँ तक है। इसका मतलब है कि अगर बीच का ये, चूँकि ये t1 होता है दिए हुए कोऑर्डिनेट में, और ये t2 होता है, देयरफॉर ये डिस्टेंस कितनी हो गई, t2 माइनस t1 हो गई, और इसी t2 माइनस t1 को डेल्टा t से रिप्रेजेंट करते हैं। सो अगर एक लाइन जो हॉरिजेंटल एक्सिस के पैरेलल खींच लिया जाए तो ये डेल्टा t बता रहा है, विच इज़ इक्वल टू t2 माइनस t1। और उसी तरह से यहाँ देखिए ये जो डिस्टेंस है वो s1 है, और ये टोटल डिस्टेंस s2 है, ओके। देयरफॉर s2 में से अगर ये s1 सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए तो ये वाला डिस्टेंस हमें मालूम हो जाएगा s2 माइनस s1, और इसे हम लोग डेल्टा s लेटर से डिनोट करते हैं। डेल्टा यूज़ करते हैं इन जनरल या तो बहुत छोटा चेंज हो रहा हो,
या फिर किसी दो चीज़ के डिफरेंस को दिखाने के लिए, या तो बहुत छोटा चेंज हो रहा हो, ठीक है। सो वो मैंने करके दिखाया है बेसिक मैथमेटिक्स जो फिज़िक्स के लिए जिस वीडियो में हमने किया है, उसमें जाकर इस चीज़ को देख सकते हैं। सो अब क्या है, हमको ये दो लाइन पता चल गई है, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। अगर हम ये मिला दें तो क्या होगा, स्लोप पता चल जाएगा। देयरफॉर यहाँ पर हमें एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करना पड़ा, एवरेज स्पीड निकालने के लिए अगर हम स्लोप ऑफ द लाइन ए बी निकाल लें, स्लोप ऑफ लाइन ए बी अगर हम निकाल लेते हैं तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, स्लोप जो है वो tan थीटा के बराबर हो जाता है अगर ये एंगल हमने थीटा माना हुआ है। देयरफॉर कितना हो गया, देख लीजिए वहाँ पर S2 माइनस S1 है एंड डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई हॉरिजेंटल डिस्टेंस। ओके, इसका मतलब है कि एवरेज स्पीड हमारा क्या निकल गया, ये बार लिखने की जगह पर हमने सब में एरो लगा दिया है। ये गलत है, एरो नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हम वेलोसिटी नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, बार से एवरेज को बताते हैं। देयरफॉर एवरेज स्पीड इज इक्वल टू S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, और इसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। सो आपने एवरेज स्पीड निकाल ली। ओके, सो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। लेकिन बहुत बार हमें एवरेज स्पीड की ज़रूरत नहीं है, हम चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम में आप कितनी स्पीड से चल रहे थे, एग्जैक्ट उस दिए हुए टाइम में आप कितनी स्पीड से चल रहे थे, ये बात आप बताएं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली दिए हुए जिस पॉइंट पर आप निकालना चाहते हैं कि स्पीड कितनी थी, उस पर एक टेंजेंट खींच लें। उस पॉइंट पर दिए हुए जो पाथ है उस पर किसी दिए हुए पॉइंट पर एक टेंजेंट खींच लें। जैसे ही टेंजेंट आपको मिल जाएगा वैसे ही आप उस टेंजेंट के थ्रू उस कर्व का क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं इजीली। सो उस काम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर डेल्टा टी ये वाला जो विड्थ है उसको अगर हम छोटा करें, अगर छोटा करें यहाँ लाएं तो b कहाँ पहुँच जाएगा, b यहाँ पहुँच जाएगा, और छोटा करें यहाँ लाएं तो b यहाँ पहुँच जाएगा। ओके, और छोटा करें तो b यहाँ पहुँच जाएगा, और छोटा करें तो b यहाँ पहुँच जाएगा, और एकदम छोटा करते चले जाएं और एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे पास एक जो टेंजेंट मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा। ये देखिए क्या है, a को टच करता हुआ और यहाँ एक पर्टिकुलर एंगल बनाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, मान लीजिए ये θ1 है। ओके, सो क्या हो गया, आपने टेंजेंट थ्रू पॉइंट A निकाल लिया है और वो यहाँ जाकर हॉरिजेंटल एक्सिस को कट कर रहा है, और ये देखिए एक एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज जब आप जा रहे हैं। इसकी पूरी डिटेलिंग हमने की हुई है अपनी बेसिक मैथमेटिक्स जो फिज़िक्स में यूज़ होती है उसके वीडियो में, जाकर प्लीज़ एक बार रिफ़्रेश कर लीजिए अपनी तमाम चीज़ों को। ठीक है, अब हम स्लोप निकाल सकते हैं, लेकिन स्लोप देखिए कब निकाल रहे हैं, तब निकाल रहे हैं जब डेल्टा टी को इतना छोटा किया है कि वो अप्रोच करने लगा 0 तक। एग्जैक्टली 0 नहीं है, इसका मतलब एग्जैक्टली 0 नहीं होता है, बल्कि वो इतना श्रिंक कर गया है, इतना छोटा हो गया है कि वो बिल्कुल 0 के अप्रोचिंग है। इन दैट केस हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल सकते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड को ही हम लोग स्पीड भी कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड को ही हम लोग स्पीड भी कहते हैं, और उससे सिर्फ और सिर्फ v लेटर से डिनोट करते हैं। इस केस में क्या हो जाएगा, हमें लिमिट लेनी पड़ेगी टाइम के साथ, डेल्टा t टेंड्स टू 0, और ये रिज़ल्ट हमारा है डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, और इसे ही हम लोग लिखते हैं ds अपॉन dt। ओके, एक तरह से अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ में किसी दिए हुए कर्व का स्लोप निकाल लेते हैं तो आपको क्या पता चल जाता है, आपको क्या पता चल जाता है, वहाँ से वेलोसिटी पता चल जाती है। सॉरी, अगर दिए हुए कर्व में आप डिस्टेंस और टाइम के
सो इस रिजल्ट से आप देख सकते हैं कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में किसी दिए हुए कर्व का स्लोप आप निकाल लेते हैं तो आपको स्पीड पता चल जाती है। आई रिपीट वंस अगेन कि अगर डिस्टेंस टाइम के ग्राफ में अगर आप स्लोप पता कर लेते हैं तो आपको क्या पता चल जाती है? स्पीड पता चल जाती है। इसका मतलब कि जब स्पीड के लिए आप ये लिख रहे हैं तो वो क्या है? एक तरह से आपने डिस्टेंस एंड टाइम का स्लोप निकाला है। किसके? डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ से आपने स्लोप निकाला है, स्लोप ऑफ एस एंड टी। सो याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि स्लोप का कॉन्सेप्ट बहुत जगह और बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करना आपको आना चाहिए, सो दैट कि आप दिए हुए ग्राफ को आसानी से समझ सकें। तो ये हो गई एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड जिसको सिंपली स्पीड भी कहते हैं, और ये उसको निकालने का तरीका। अब फटाफट देख लेते हैं वेलोसिटी का केस। वेलोसिटी के केस को देखने से पहले है तो वो बिल्कुल वही जो स्पीड का केस है, बट थोड़ा सा क्या फ़र्क आएगा? थोड़ा सा फ़र्क ये आएगा कि आपको डायरेक्शन का यहाँ पर पता होना बहुत ज़रूरी रहेगा। सो डायरेक्शन अगर पता है तो आप उसी स्पीड को वेलोसिटी कह सकते हैं, अदरवाइज मुश्किल है फिर उसको वेलोसिटी कहना। सो अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की, ये फिर से वही चीज़ है, लेकिन क्या है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी आपको ये लगाना ही पड़ेगा। एवरेज लिखने के लिए तो हम ये लिख रहे हैं, बट ध्यान रखिएगा ये एक वेक्टर क्वांटिटी, और ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, देयरफॉर हम इसे बार बार नहीं लिखते हैं, हटा लेते हैं उस बार को। ओके, सो यहाँ क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई द टोटल टाइम। सिंपली डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं बाय द टोटल टाइम। ओके, सो एक डिस्प्लेसमेंट हो, दो डिस्प्लेसमेंट हो, जैसे इस तरह के ग्राफ में, ठीक है, क्या होगा? एक यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। सो उस टाइप से टोटल डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, लेकिन सिंपली डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं। ओके, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय द टोटल टाइम। कैसे डिस्प्लेसमेंट? आइए पहले एक छोटे से फिगर से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है जो इस पाथ पर चलना शुरू किया, और आप चाहते हैं कि उसमें पॉइंट ए और बी के बीच के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो कि वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो सबसे पहले आपको पोजीशन वेक्टर के बारे में मालूम होना चाहिए। दिस इज़ आर ए। पोजीशन वेक्टर क्या है? उस दिए हुए ऑब्जेक्ट के उस पॉइंट से ओरिजिन को जोड़ने वाली लाइन, उसको पोजीशन वेक्टर के लिए बताती है। उसके बाद ये बी का पॉइंट हो गया, दिस इज़ कॉल्ड आर बी। ओके, ये पॉइंट बी पर उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर है। अब चूंकि डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को हम लेकर चलते हैं। दिस इज़, यही हमारा ए बी है। तो इस केस में टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है? ए बी है, ये वेक्टर डिवाइडेड बाई दो टाइम है ना यहाँ पर कंसिडरेशन में। देखिए, एक सामने सामने, कब? जब एग्जैक्टली ए पर था तब टाइम t1, और दूसरा जब एग्जैक्टली t2 पर था यानी बी पर था तब टाइम t2। सो देख लीजिए, यही है उसका टाइम कंसिडरेशन कि टाइम t1 व्हेन द ऑब्जेक्ट रीचेज एट द पॉइंट ए एंड टाइम t2 व्हेन द ऑब्जेक्ट रीचेज एट पॉइंट बी। अब इसको वेक्टर के हिसाब से अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए, ये जो है हम इसको दे देते हैं वेक्टर का नाम। ट्रायंगुलर लॉ का यूज़ कीजिए, आर ए प्लस ए बी इज इक्वल टू आर बी। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए। ओके, फॉर द टाइम बीइंग हम इस डिफरेंस को, ए बी को मान लेते हैं डेल्टा एस। देखिए, ये वेक्टर क्या मान लेते हैं? ए बी को डेल्टा एस मान लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग, वेयर एस शोज द डिस्प्लेसमेंट। और देखिए, ये डायरेक्शन भी पता चल गया। इसका मतलब है, देखिए,
कि वेलोसिटी में ये पोजीशन वेक्टर एक बात तो क्लियर कर रहा है कि वो सिर्फ उसी पॉइंट पर कंसीडर किया जा रहा है जहाँ इनिशियल था और जो फाइनल पॉइंट था उसी पर। वो एक्चुअल पाथ, ये वाला पाथ जो कवर कर रहा है, उसको बिल्कुल कंसीडर नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है यहाँ पर एक्चुअल पाथ इम्पॉर्टेंट नहीं है, ओनली फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन ही इम्पॉर्टेंट है। और उसको दिखाने के लिए आपने क्या किया है, और इसको मान लिया है डेल्टा एस के बराबर, ठीक है। सो ये डेल्टा एस आपने मान लिया है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये T2 माइनस T1 टोटल टाइम यही था, एंड दैट इज RB माइनस RA, और ये T2 माइनस T1 है, उसको हम डिफरेंस को ऑलवेज बोलते हैं कि जो स्मॉलर डिफरेंस होता है बहुत स्लाइट, उसको डेल्टा लेटर से आप शो कर सकते हैं स्लाइट चेंज के लिए, लेकिन डिफरेंस के लिए भी आप डेल्टा लेटर का यूज़ कर सकते हैं। देयरफॉर ये क्या लिखा जाएगा, डेल्टा टी, और आपने इसको क्या मान लिया है, डेल्टा एस मान लिया है। देयरफॉर दिस इज डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। सो ये क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी आपने निकाल लिया है, एवरेज वेलोसिटी, और डायरेक्शन का यहाँ पर पूरा आपको पता है। लेकिन फिर से आप चाहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना, तो सिंपल सी बात है कि किसी टाइम को, ये जो टाइम है आपका, ये डेल्टा टी जो है, आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टेंजेंट निकालना पड़ेगा किसी दिए हुए पॉइंट में। बेटर होता है जहाँ पर से चला है वहीं उसी पॉइंट पर टेंजेंट निकाल लें। सो क्या करना पड़ेगा, डेल्टा टी को श्रिंक करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। सो बी क्या करेगा, मूव करेगा इस लाइन पर, जो एक्चुअल पाथ है उसका वहाँ मूव करेगा, और करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जो वो यहाँ पहुँच जाएगा, और जब यहाँ पहुँच जाएगा, जब यहाँ पहुँच जाएगा तो वो लाइन टेंजेंट हो जाएगी और बिल्कुल ऐसे देखिए चली गई। यहाँ पर वो क्या कर रही है, क्या बना रही है, एक एंगल बना रही है, ठीक है। देयरफॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इसको सिंपली वेलोसिटी भी बोलते हैं, यानी बार बार इंस्टेंटेनियस नहीं लगाकर सिर्फ वेलोसिटी भी बोलते हैं, और उसको डिनोट करने के लिए इस लेटर का यूज़ करते हैं विद द ओवरहेड एरो। ओके, देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी में जब टाइम को श्रिंक कर रहे हैं, बिल्कुल डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो, यानी इतना छोटा कि ज़ीरो के अप्रोचिंग हो जाए, देन इन दैट केस ये तो लिखाएगा ही लिखाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, दिस विल बिकम इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, दिस इज डी एस अपॉन डी टी। सो विद द एरो ओवरहेड। नाउ क्या हो गया, ये आपने क्या निकाल लिया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल लिया, दैट इज डी एस अपॉन डी टी। इज दैट क्लियर नाउ? यही आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। वेलोसिटी में क्या है, डायरेक्शन का पता है, स्पीड में कोई डायरेक्शन का पता नहीं, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पर, और जो भी उस तरह की क्वांटिटी है वो एक्चुअल पाथ पर डिपेंड नहीं करती है, वो पाथ इंडिपेंडेंट होती है, ओनली इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है। इसका मतलब वेलोसिटी भी इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करती है। ओके, आइए अब देख लेते हैं, इसको देखने के बाद फटाफट एक्सेलरेशन भी सिंपली इसी मेथड पर चलेगा, ठीक है। ये क्या था हमारा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट था, और यहाँ क्या था हमारा, ये टाइम था। सो एक चीज़ वैसे इसमें भी समझ लीजिए कि जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम स्लोप निकालते हैं दिए हुए किसी कर्व का, तो वो स्लोप हमें क्या बताता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताता है या फिर एवरेज वेलोसिटी बताता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कब, जब टाइम को एकदम छोटा कर देते हैं, इतना छोटा कि वो अप्रोच टू ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। सो ये किसी दिए हुए पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी निकालने का तरीका है, और ये इन जनरल एक बड़े गैप ऑफ टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका निकालने का तरीका है। देयरफॉर ये भी क्या है, स्लोप है, और इस स्लोप से क्या पता चलता है, वेलोसिटी किस ग्राफ में है, ये स्लोप डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ में ये स्लोप है। ओके,
सो इन सब चीज़ों को बिल्कुल ध्यान रखिए अब से। स्लोप का बहुत इंपॉर्टेंस है, एक दो फिगर हम भी डिस्कस करेंगे आपके साथ, तब आपको पता चलेगा कि स्लोप का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए जो है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और वो टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बारे में हम सभी जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के साथ जो वेलोसिटी में चेंज आ रही है किसी ऑब्जेक्ट के या किसी बॉडी के, उसे क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक्सेलरेशन को ए लेटर से डिनोट करते हैं, और चूंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, देयरफॉर आपको एरो उसके ओवरहेड डाल देना है। और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो विदाउट एरो आप लिखेंगे। समझते हैं एवरेज एक्सेलरेशन को एक फिगर के थ्रू। वाई एक्सिस पर वेलोसिटी ले लेते हैं और एक्स एक्सिस पे टाइम, और दिखाते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा मूव कर रहा है किसी पाथ पर। अभी वो पॉइंट ए पे है, तो उसकी वेलोसिटी वेक्टर वी ए, ओके। और जब वो पॉइंट बी पर पहुंच जाती है तो उसका वेलोसिटी वेक्टर वी बी। और आप जानते हैं कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? पॉइंट फंक्शन होता है, ओनली फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करता है। देयरफॉर चेंज इन वेलोसिटी जो हो गया वो फाइनल दैट इज बी एंड इनिशियल दैट इज पॉइंट ए। सो चेंज इन वेलोसिटी यानी आप जब फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो चेंज इन वेलोसिटी आपको दिखने लगती है। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी अगर आप देखेंगे तो देख लीजिए, ये वेक्टर वी ए प्लस वी बी ए इज इक्वल टू वी बी, ओके। देयरफॉर वी बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, ओके। सो चेंज इन वेलोसिटी इसे हम डेल्टा वी से डिनोट कर देते हैं। सो दिस इज चेंज इन वेलोसिटी एंड दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी वेक्टर एट पॉइंट बी माइनस वेलोसिटी वेक्टर एट पॉइंट ए। नाउ एक्सेलरेशन के बारे में हम सभी जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है। देयरफॉर चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, इज दैट ओके? सो चेंज इन वेलोसिटी देख लीजिए, फाइनल वेलोसिटी वी बी, इनिशियल वेलोसिटी वी ए, और टाइम जब पॉइंट ए पर है तो वो टाइम कितना ले रहा है, मान लीजिए टी ए, और जब पॉइंट बी पे है तो टाइम कितना है, टी बी। देयरफॉर दिस इज टी बी माइनस टी ए। सो दिस इज इक्वल टू वी बी ए डिवाइडेड बाय दिस इज डेल्टा टी, ओके। और वी बी ए कितने के बराबर है, डेल्टा वी के बराबर आपने डिनोट किया हुआ है, इज दैट ओके? देयरफॉर एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ओके। तो ये तो हो गया एवरेज एक्सेलरेशन का मामला। लेकिन हमें किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे एक्सेलरेशन निकालना होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है? टाइम को बिल्कुल छोटा से छोटा कर देना होता है, बिल्कुल इसको जो है श्रिंक करके किसी एक पॉइंट पर लाना पड़ता है। और उसमें हमें देखना पड़ता है कि टाइम जब अप्रोच कर रहा हो ज़ीरो के,
तो ये सारी चीज़ें तो वैसे ही रहती हैं, सिर्फ क्या करते हैं मैथमेटिकली जब हम लिखते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, उसे सिंपली एक्सेलरेशन भी कहते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को सिंपली क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन भी कहते हैं। सो जब हम लिखना होता है हमें एक लिमिट लगा के टाइम को 0 के बिल्कुल करीब ले जाना पड़ता है, यानी इस जो डिस्टेंस है टाइम का यहाँ पर जो दिख रहा है, ये जो गैप है उसको श्रिंक करके बिल्कुल 0 के आसपास ले आते हैं। जब ऐसा करेंगे तो क्या होता है, टाइम श्रिंक करके एक टेंजेंट बना लेता है। ये देखिए टाइम श्रिंक करेगा और एक टेंजेंट बना लेगा और उस कर्व से वो पास करता हुआ एक पॉइंट को टच करते हुए निकलेगा। मान लीजिए ये पॉइंट ए है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो गया, हम अब आप लिखेंगे दैट इज़ डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और यही है हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन। उसमें हम एवरेज नहीं निकाल रहे हैं बल्कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर पता करना चाह रहे हैं। देयरफॉर इसे अब लिमिट के फॉर्म में लिख लिया, तो अब इसे हम ऐसे लिखते हैं इसी चीज़ को। देयरफॉर एक्सेलरेशन हमारा क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज dv अपॉन dt। और ये जब था जो ब्रैकेट में अभी लिखा हुआ है, तो ये सिर्फ क्या कहलाता है, एवरेज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी एंड दिस इज चेंज इन टाइम या टोटल टाइम। सो दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में इसे सिर्फ लिखेंगे, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अगर सिर्फ लिखना हो तो ये क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt। सो विदाउट वेक्टर भी आप इसे लिख सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू a dv अपॉन dt। a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। इज दैट ओके? सो अगर स्ट्रेट लाइन पर या कर्व पर ही अगर आप बहुत छोटे 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 इतने छोटे स्ट्रिप काट लीजिए कि वहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट इक्वल हो जाए। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट को अटैच करने वाली लाइन है। सो अगर इसको बहुत छोटा कर दिया जाए तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट में भी और डिस्टेंस में भी कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। सो मोशन का डायरेक्शन वहाँ पर क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस जिसकी तरफ ट्रैवल कर रहे हैं वही मोशन का भी आपके डायरेक्शन हो जाएगा। सो जब स्ट्रेट लाइन में आप चलते हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, यानी डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ए बी। ओके, कोई फर्क नहीं रह जाता है वहाँ पे। सो इन दैट केस जितना भी आपने वेक्टर के साथ लिखा है वो मैग्नीट्यूड वाइज आप क्या लिख सकते हैं, ये ds अपॉन dt था, मैग्नीट्यूड वाइज वो क्या हो जाएगा, अगर ये सिर्फ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जहाँ पर इंटरचेंजेबली सेम हो जाए तो ये हो जाएगा ds अपॉन dt। ओके, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जब आप लिखते हैं dv अपॉन dt तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वाइज ये कितना हो जाएगा, सो dv अपॉन dt। सो स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क नहीं रह जाता है, कारण मैंने क्लियर कर दिया। देयरफॉर वेलोसिटी और स्पीड में भी ये क्या हो गया, स्पीड हो गया, मैग्नीट्यूड लिख लिए, स्पीड हो गया, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो मोशन जिधर हो रहा है वही डायरेक्शन आप ले लेते हैं। इतना छोटे स्टेप में उसको आपने कन्वर्ट कर लिया और सबको फिर ऐड कर लेते हैं। सो एक्सेलरेशन क्या हो गया, मैग्नीट्यूड के हिसाब से dv अपॉन dt। अब इसको भी थोड़ा सा एनालाइज करना हमारे लिए ज़रूरी है। क्या लिख रहे हैं आप, a इज इक्वल टू d अपॉन dt, और ये आपका वेलोसिटी या स्पीड जो आप उसे अब कहिए, चूँकि स्ट्रेट लाइन की बात हम कर रहे हैं। तो v इज इक्वल टू हाउ मच, ds अपॉन dt। ओके, सो दिस इज इक्वल टू d2s अपॉन dt स्क्वायर। याद कीजिए, अगर आपने मेरा उस वीडियो को ज़रूर देखा है जहाँ मैक्सिमा और मिनिमा निकालते हैं, इसका मतलब है
कि ये क्या है, स्लोप बता रहा है किसका, ds/dt, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप जो है वो लगातार चेंज कर रहा है, और वो लगातार चेंज करने के कारण क्या चीज़ की इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, एक्सेलरेशन की इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्लियर है? मैक्सिमम मिनिमा के केस को जाकर देखिए, अभी मैं इसको भी क्लियर करूँगा। ओके, इसी एक्सेलरेशन को आप और भी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, इसी को मैं बता रहा हूँ फिर से, क्या आप इसे लिख सकते हैं dv/ds इंटू ds/dt, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बट ds/dt कितने के बराबर है, v के बराबर है। देयरफॉर आप लिख सकते हैं a इज इक्वल टू इसका वैल्यू v एंड dv/ds। सो एक्सेलरेशन को लिखने का एक ये तरीका वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट में, और दूसरा तरीका ये डबल डिफरेंशिएशन है, यानी सेकेंड डेरिवेटिव डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, सो ये सब इंफॉर्मेशन दिमाग में एकदम स्टोर करके आपको रखना चाहिए। नाउ थोड़ा सा हम इसके ग्राफ के बारे में पहले समझा देते हैं, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन पर हम लोग चलेंगे। नाउ आप देखिए कि हमने स्लोप जहाँ पर भी बताया था कुछ ऐसा बताया था। देखिए, एक जगह हम इस तरह का केस लेते हैं, और ये किसका ले रहे हैं, टाइम और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ में ये कर्व ले रहे हैं, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर आप स्ट्रेट लाइन का चूँकि मोशन है इसलिए डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, और दूसरा ले रहे हैं इस तरह का ग्राफ, ठीक है, और ये दोनों सेम है, डिस्प्लेसमेंट है ये और ये टाइम ग्राफ है। ओके, अब सिर्फ स्लोप चेंज जो हो रहा है उसको आप चेकआउट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट पर अगर स्लोप निकाल रहे हैं तो ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। ये देखिए थीटा जो भी बन रहा है θ1, उसके लिए tan जो है, tan θ1 जो है वो पॉजिटिव है, ये केस हमने बताया हुआ है। इस पॉइंट पर आइए एक्सट्रीम पर, ये पैरेलल लाइन हो जाता है उसका टेंजेंट, और यहाँ पर tan जो हो जाता है वो 0 के बराबर हो जाता है, ठीक है। इस पॉइंट पे आइए, यहाँ पर जब आप टेंजेंट लेते हैं तो ये जो है 90 डिग्री से बड़ा है, देयरफॉर अगर इसको θ2 बोलते हैं तो यहाँ पर tan θ2 वो क्या हो जाता है, नेगेटिव स्लोप बता रहा है। ओके, सो देखिए पॉजिटिव 0 एंड नेगेटिव स्लोप चेंज कर रहा है। स्लोप का क्या मतलब होता है, इस दिए हुए ग्राफ में स्लोप जो होता है वो ds/dt होता है। ओके, इस दिए हुए ग्राफ में स्लोप क्या है, ds/dt के बराबर है। सो स्लोप का रेट लगातार चेंज कर रहा है, रेट को बताने के लिए d/dt का यूज़ करते हैं। देयरफॉर जो स्लोप रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप वो लगातार चेंज कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। तो इस केस में देखिए स्लोप हमारा ds/dt है, इसका मतलब d/dt चेंज तो यही ना टाइम के साथ बताएगा, और ये ds/dt। सो ये क्या हो गया, दिस इज d2s/dt²। अभी जस्ट पीछे जाकर देखिए, मैंने इस चीज़ को अभी बताया है कि ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। सो अगर देख लीजिए यहाँ पर स्लोप जो है क्या है, लगातार बदल रहा है, ds/dt लगातार बदल रहा है, यानी उसका रेट लगातार चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा है। सो जब पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा होगा, इन दैट केस क्या हो जाएगा, इट कीप्स ऑन रेट ऑफ स्लोप rate of slope keeps on decreasing, लगातार घटता जा रहा है। देख लीजिए पॉजिटिव 0 नेगेटिव, देयरफॉर एक्सेलरेशन भी इस केस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। याद रखिएगा, स्लोप से देख लीजिए कितना आसानी से आपको पता चल गया कि अगर रेट ऑफ स्लोप कीप्स ऑन डिक्रीजिंग इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, देन एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। यहाँ चेक कर लीजिए, इसमें मैं उतना डिटेल नहीं जाऊँगा। ये देखिए पॉजिटिव है स्लोप, यहाँ क्या है
ज़ीरो है स्लोप, और इस केस में देख लीजिए, थोड़ा सा तिरछा करके लेके जाइएगा, ठीक है। क्या हो गया ये पॉजिटिव स्लोप, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये ज़ीरो। सो क्या है, रेट ऑफ स्लोप, रेट ऑफ चेंज इन स्लोप इज इंक्रीजिंग। रेट ऑफ स्लोप क्या लिखा था, कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, कीप्स ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। देयरफॉर ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन इस केस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इस तरह की इंफॉर्मेशन आसानी से आप स्लोप के थ्रू पता कर सकते हैं। देयरफॉर स्लोप की इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल इत्मीनान हो जाइए कि आप चाहेंगे तो उसे यूज़ करके आप किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन तक आसानी से पहुंच सकते हैं। एक और केस आपको स्लोप का हम दिखा देते हैं, आइए चेक कर लें स्लोप के एक और इंफॉर्मेशन के बारे में। एक प्रोजेक्टाइल मोशन का केस आपने ज़रूर देखा होगा या आगे देखेंगे मेरे ही वीडियो में। ये रहा, कोई ऑब्जेक्ट को आपने प्रोजेक्ट किया विद सर्टेन एंगल, उसका पाथ कुछ ऐसा जाता है, ठीक है। सो अगर देखिए आपने जब प्रोजेक्ट किया था तो इनिशियली स्लोप देखिए, ये है आपका स्लोप, पॉजिटिव स्लोप है। इस मैक्सिमम पॉइंट पर आने के बाद यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ज़ीरो हो जा रहा है, और इस केस में जब एकदम यहाँ पहुँचता है तो देखिए नेगेटिव हो जा रहा है। इसमें एक चीज़ समझने की है, वो है ये कि जिस वक्त आपने फेंका था ऊपर की तरफ ऐसे, तो देखिए वाई डायरेक्शन में ना वेलोसिटी लगातार चेंज कर रहा है, छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, और छोटा हो रहा है, और छोटा, और इस पॉइंट पर जाके बिल्कुल ज़ीरो हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो क्या होता है, उसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी घटती जाती है, ओके। और आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ डाउनवर्ड लग रहा है, देयरफॉर ये नेगेटिव है। इसका मतलब एक्सेलरेशन वो कांस्टेंट भी है और नेगेटिव भी है। देयरफॉर वेलोसिटी आपकी इस केस में इधर लग रही है अपवर्ड और ये डाउनवर्ड, और ये लगातार घटती जा रही है, लेकिन माइनस जी फिक्स है, ये घटती जा रही है, घटती जा रही, घटती जा रही, और घटेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल एक टाइम के बाद ज़ीरो हो जाता है। सो क्या है, इस पोर्शन में आप देख लीजिए, अगर आप निकालेंगे तो अलग अलग पॉइंट का स्लोप ले लीजिए, स्लोप घटता जा रहा है और घटता जाएगा कहाँ तक, ज़ीरो तक। सो इस केस में क्या हो गया, वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन घट रही है, यानी रिटार्डेशन हो रहा है। ये अलग बात है कि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है, देयरफॉर वेलोसिटी भले ही घट रही है बट पॉजिटिव है। अब इस केस में आइए, यहाँ पर ज़ीरो, यहाँ से फिर चेंज कर दीजिए। जब आप चेंज करेंगे तो देखिए इनिशियली ये इतना है, और थोड़ा करीब आइएगा तो एंगल बढ़ता चला जाएगा, और उस केस में क्या होगा कि स्लोप जो है वो लगातार निगेटिविटी में बढ़ता चला जाएगा। तो स्लोप लगातार निगेटिविटी में बढ़ता चला जाएगा। ये आपका जी तो ऐसे फिक्स है ही। अब वेलोसिटी इनिशियली कम थी, अब और बढ़ रही है, और बढ़ रही है, और बढ़ रही है। जैसे जैसे स्लोप ज़्यादा निगेटिव होता जा रहा है वैसे वैसे ये और इंक्रीज़ करता जा रहा है, ठीक है। सो इस केस में इस पोर्शन के बाद एक्सेलरेशन शुरू हो जाता है। ये बात अलग है कि वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, देयरफॉर वेलोसिटी नेगेटिव है बट बढ़ता चला जा रहा है, यहाँ घटता चला जा रहा है, एक टाइम ऐसा हो रहा है ज़ीरो हो जा रहा है। देयरफॉर यहाँ पर स्लोप लगातार घटता जा रहा है, देयरफॉर रिटार्डेशन का केस है। स्लोप घट रहा है तो वेलोसिटी भी घट रही है, इस एरो के थ्रू समझिए। इधर स्लोप निगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, देयरफॉर वेलोसिटी भी डाउनवर्ड्स इंक्रीज कर रही है, और ये एक्सेलरेशन उसको इंक्रीज करने में मदद कर रही है। सब जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में काम करने लगे तो वो क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन का काम हो जाता है, उसे एक्सेलरेशन नाम दिया जाता है। लेकिन जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगेंस्ट वेलोसिटी काम करने लगे तो वो रिटार्डेशन का काम हो जाता है वहाँ पर। सो स्लोप के थ्रू आप आसानी से रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन को भी समझ सकते हैं। रिटार्डेशन का मतलब ये है वेलोसिटी घटती जा रही है लगातार, क्योंकि
यहाँ पर इस केस में एक्सेलरेशन अगेंस्ट द वेलोसिटी काम कर रहा है। होप कि आपको ये आइडिया बहुत पसंद आया होगा। नाउ अब हम लोग चलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पे। सो अब हम लोग देखने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लास 9th में आपने इसके बारे में बहुत डिटेल पढ़ा था, तो क्या करें, छोड़ दें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन बताना? नहीं, क्लास 9th में जो पढ़ा था उसका अप्रोच अलग था, भले ही वो फॉर्मूला सेम आया था, ठीक है ना। जो अभी आएगा वही फॉर्मूला तब भी आया था, वही इक्वेशन, ठीक है, बट अप्रोचेस अलग है। वहाँ पर आपने सिंपल मेथड को यूज़ करके रिजल्ट पता कर लिया था, यहाँ पर कैलकुलस का यूज़ करेंगे। एक बात इक्वेशन ऑफ मोशन से पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि थ्रू आउट द मोशन, throughout the motion of any object or body, acceleration remains constant. इज़ दैट ओके? यानी जब भी आप इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे तो आपको क्या रखना है, एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रखना है किसी भी ऑब्जेक्ट के जब वो मूव कर रहा होता है तो, ठीक है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो अभी पॉइंट ए पर है, कब? जब t1 0 सेकेंड आपने लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। कुछ देर के बाद वो पॉइंट बी पर पहुँच जाती है, कब? जब t2 टाइम t है, यानी आफ्टर टाइम t इट रीचेस फ्रॉम पॉइंट a टू पॉइंट b वेयर इट्स वेलोसिटी बिकम्स v। सो क्या है, टाइम के साथ चेंज आ रही है वेलोसिटी में, और यही एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन की डिफिनेशन भी सिंपल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो हम लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को dv अपॉन dt। इज दैट क्लियर? अब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, dv a dt के बराबर हो गया, इंटीग्रेट करना है हमें, ठीक है। सो देखिए वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, u से v तक, टाइम कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। सो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे, अपने इंटीग्रेशन को आप रिफ्रेश कर लें तो ये v हो जाएगा फ्रॉम u टू v, और ये कांस्टेंट है a 0 टू t dt, ओके। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एंड दैट इज इक्वल टू a, और इसको पूरा इंटीग्रेट करेंगे t और 0 के लिए तो t माइनस 0 होगा, दैट इज at। देयरफॉर v इज इक्वल टू u प्लस at, ओके। एक चीज़ तो ये क्लियर है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और हम क्लियर करना चाहते हैं कि अगर सिंपली ये dv a dt जो आपने लिखा है ये रहता तो कोई वेलोसिटी की लिमिट नहीं रहती, तो v इज इक्वल टू, वैसे भी वेलोसिटी की लिमिट भी है तब भी वो इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी ही बता रहा, हम चाह रहे हैं कि इनिशियल 0 मान लेते हैं फॉर द टाइम भी, तो ये क्या हो जाएगा, a dt के बराबर हो जाएगा। इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन का जो हमने बेसिक मैथमेटिक्स डील किया है वहाँ पर आप जाके देखिएगा इसको। ये एक्सेलरेशन आपने लिया और हॉरिजेंटल एक्सिस पे टाइम, तो दिए हुए किसी कर्व का एरिया अगर आप निकाल लेते हैं तो वो कितना आ जाएगा, a dt के बराबर आ जाएगा। एरिया अंडर दिस कर्व इन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी, ओके। सो यहाँ क्या करते हैं आप, छोटे छोटे स्ट्रिप में सबको काट देते हैं, इतना छोटा कि ये डेल्टा टी क्या हो जाए, टेंस टू 0 हो जाए, और सबको जोड़ लेते हैं। उसी को तो इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में लिखते हैं। इसका मतलब वेलोसिटी निकालना हो किसी पॉइंट t1 से t2 के बीच में, और उसको स्मॉल स्ट्रिप्स में बांटते चले जाएं, इतना छोटा कर दें कि विड्थ उसका एकदम नेग्लिजिबल हो जाए। उस केस में रेक्टेंगल का एरिया निकाल के जोड़ लेते हैं, और जोड़ लेते हैं तो हमें ये पता चल जाता है। सो एरिया अंडर द गिवन कर्व इन द ग्राफ एक्सेलरेशन एंड टाइम गिव्स अस वेलोसिटी, और ये इंटीग्रेशन यहाँ से पता चल जाता है एरिया अंडर द कर्व से, ओके। नाउ अब आगे बढ़ते हैं
ये हमारा इक्वेशन है। सो स्पेशल केसेस भी हो सकते हैं इसके, आइए समझने की कोशिश करते हैं इसको। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दैट्स इट। इफ इनिशियल वेलोसिटी u is 0, then in that case v is equal to at, means a is equal to v upon t। गौर से देखते जाइए। if final velocity v is equal to 0, in that case this is 0, इसका मतलब इसको इधर लेके जाएंगे तो u at माइनस u, इसलिए a is equal to माइनस u upon t, that means this is माइनस u अपॉन t, क्योंकि इनिशियल स्पीड आपकी 0 से ज़्यादा है, तभी तो पॉजिटिव डायरेक्शन में वो ऐसे चल के जा रही है, या आपने उसे नेगेटिव नहीं रखा हुआ है, घटता हुआ नहीं बताया है आपने। ओके, नाउ देख लीजिए क्या बता रहा है ये, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन बता रहा है, और इसी नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं। यानी इस केस में, रिटार्डेशन के केस में, इनिशियल स्पीड जो आपने दी थी वो लगातार डिक्रीज करती चली जा रही है, और एक ऐसा टाइम आता है कि वो ऑब्जेक्ट रुक जाती है। v इज इक्वल टू 0 का यही मतलब होता है कि फाइनल वेलोसिटी 0 है, जो इनिशियल स्पीड आपने दी थी वो फाइनली क्या होती है, एक टाइम ऐसा आता है कि फाइनल जाते जाते वो रुक जाती है, और इस केस में यहाँ एक्सेलरेशन क्या बता रहा है, रिटार्डेशन, यानी स्पीड लगातार स्लो डाउन एंड रुक गई, इसलिए नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन। ओके, नाउ सेकेंड इक्वेशन देखेंगे। इस इक्वेशन को ध्यान रखिएगा, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रह जाएंगी। जो फिगर हमने बनाया है वो भी हम वैसे ही छोड़ेंगे, जस्ट उसे, ये डिस्टेंस जो है हमारी ए से बी के बीच में, वो हमने क्या मान ली है, वो हमने s मान ली है। a से b के बीच की दूरी हमने s मान ली है। अब आइए इस इक्वेशन को फिर से लिखते हैं। क्या v को हम लोग लिख सकते हैं ds अपॉन dt, दैट इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ओके, चेंज कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, u प्लस ए टी एंड डी टी। ओके, इंटीग्रेट कीजिए, लिमिट लगाइए from point initial 0 to a displacement s. Now time is taken from 0 to t, वो लिमिट दी हुई है। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये s हो जाएगा, s माइनस 0 इज s, और ये जब आप इसको अलग अलग करेंगे एडिशन का तो u dt, और ये जब अलग करेंगे तो एक कांस्टेंट है बाहर निकल गया 0 to t, और ये t है t dt। ओके, अब ये इनिशियली ये भी कांस्टेंट है, देयरफॉर दिस इज ut। कर लीजिएगा इंटीग्रेट करके, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाकर। ओके, और ये जब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 0 to t। अब अरेंज कर लीजिए सबको वैल्यू डाल के, कितना हो गया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आ गया सेकेंड इक्वेशन भी। सेकेंड इक्वेशन के भी केसेस को देख लीजिए। इफ इनिशियल स्पीड इज 0, देन s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, और t वहाँ से आप निकाल पाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 2s अपॉन ए, और ये रूट के अंदर चला जाएगा। सो टाइमिंग आप ऐसे भी निकाल सकते हैं अगर इनिशियल स्पीड 0 हो जाए तो। ओके, नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम लोग देख लें। उसके लिए पहले से हमने एक फॉर्मूला बताया हुआ था आपको, और वो था इस फॉर्मेट में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, देयरफॉर वी डी बी इज इक्वल टू ए डी एस। इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेट करने के सेंस में आप देखिए कि स्पीड कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है और डिस्टेंस क्या है। सो इसका इंटीग्रेशन वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज यू टू वी, एंड यहाँ एक कांस्टेंट है बाहर निकल गया, इसका s हो जाएगा इंटीग्रेशन, एंड दिस इज 0 to s। देयरफॉर हाफ को बाहर ले लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड दिस इज
ए अपर लिमिट एस माइनस ज़ीरो। ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, वी ए स्क्वायर माइनस यू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। जब इसी को आप लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस है, वी ए स्क्वायर सॉरी दिस इज माइनस, सो यू ए स्क्वायर, वी ए स्क्वायर माइनस यू ए स्क्वायर, ओहो ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा वी ए स्क्वायर माइनस यू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसी को अरेंज करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा यू ए स्क्वायर प्लस 2as। वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू यू ए स्क्वायर प्लस 2as। अब ये इसमें भी कुछ कंडीशन देख लीजिए, वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू यू ए स्क्वायर प्लस 2as। अगर ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, वी ए स्क्वायर कितने के बराबर हो जाएगा, 2as के बराबर हो जाएगा। मीन्स v इज इक्वल टू रूट अंडर 2as। और एक्सेलरेशन निकालना होगा तो दैट इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर अपॉन 2s। देख लीजिए ये एक्सेलरेशन का केस है। फाइनल वेलोसिटी आपकी है, इनिशियल आपने 0 किया हुआ है। अब यहाँ पर निकालते हैं, अगर फाइनल वेलोसिटी 0 कर दे तो देख लीजिए वैल्यू डाल के, 0 इज इक्वल टू यू ए स्क्वायर प्लस 2as। देयरफॉर ये माइनस यू ए स्क्वायर और 2as। स्क्वायर ऑफ एनी क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। सो इस केस में एक्सेलरेशन अगर निकालेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये a जब निकालेंगे तो दिस इज यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s, घेर लीजिए, और ये नेगेटिव। इसका मतलब है कि जब नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन किसी चीज़ को बता रहा है तो वो क्या होता है, रिटार्डेशन होता है। ओके, सो ये रिटार्डेशन होता है। क्लियरली इस चीज़ को अच्छे से ध्यान में रखिए और जो भी पीछे बताया हुआ है उसको, उस इंफॉर्मेशन को हर जगह अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करके यूज़ कीजिए। लाइक ग्राफ के बारे में बता दिया कि इंटीग्रेशन के फॉर्म में अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो ये एरिया अंडर द कर्व कहाँ पे, एक्सेलरेशन है टाइम ग्राफ में। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व अगर आप निकाल लेते हैं तो आपको क्या पता चल जाती है, वेलोसिटी पता चल जाती है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में। उसी तरह v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी होता है, देयरफॉर डी एस इज इक्वल टू वी डी टी। ओके, सो अगर यहाँ पर आप देखें तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू वी डी टी। इसका मतलब वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में अगर एरिया अंडर द कर्व निकाल लेते हैं फॉर द गिवन टाइम तो वो क्या दे रहा है आपको, वो आपको डिस्प्लेसमेंट बता दे रहा है। ठीक है, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ में। सो इन सब चीज़ों का खास ख्याल रखना है। आइए अब लास्ट देख लेते हैं, मोशन अंडर द ग्रेविटी। ग्रेविटी में क्या होता है, एक्सेलरेशन जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होती है। मोशन अंडर द ग्रेविटी, मोशन अंडर द ग्रेविटी। सो इस केस में क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ना वो ऑलवेज डाउन साइड लग रहा होता है। ये एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में एंड दैट इज टेकन माइनस जी। एंड चूँकि अर्थ के सरफेस के बहुत करीब रखते हैं हम लोग इसलिए इसे कांस्टेंट मान के चलते हैं। सो किसी हाइट h पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसको आपने ऐसे थोड़ा सा पुश कर दिया है, इसका मतलब है वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन इज 0 है। अब ये रोल करके यहाँ से यहाँ आ जाएगी। ओके, यहाँ बिफोर हिटिंग द ग्राउंड वेलोसिटी तो कुछ होगी इसकी यहाँ पर। ओके, सो सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच कीजिए। हम जहाँ पर वेलोसिटी दी जाती है वहीं पर अटैच कर लेते हैं। सो ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, देयरफॉर वाई डायरेक्शन में अगर आप लिखेंगे थोड़ा सा हम स्पून फीडिंग कर दें, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ओके, सो ये कितना हो गया, निगेटिव वाई डायरेक्शन में माइनस एच, यू वाई के डायरेक्शन में 0 इंटू टी
और acceleration in the y direction is half minus g into t square. Therefore minus h is equal to minus half gt square. माइनस से माइनस कैंसिल, 2h अपॉन g इज इक्वल टू टी स्क्वायर. ओके, या तो आप यहाँ से हाइट निकाल लीजिए, दैट इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर. देख लीजिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है, या फिर यहाँ से आप टाइम निकाल लीजिए एंड दैट टाइम इज इक्वल टू, अगर हाइट दी हुई है तो 2h अपॉन जी. सो कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन हो अगर आपकी, तो आप वहाँ से हाइट या टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं. एक कंडीशन तो ये हो गया. दूसरा कंडीशन ये है कि अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका जाए, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंक दिया जाए, तो ये रहा आपका, हम ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं. ओके, यहाँ से. सो इनिशियल y के डायरेक्शन में वेलोसिटी आपने u दिया और यहाँ तक पहुँचेगा तो फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर जाते जाते 0 हो जाएगी. सो जहाँ आपने दिया वहीं से हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को अटैच कर रहे हैं. देयरफॉर इन दिस केस ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव y डायरेक्शन में. h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए वाई जी टी स्क्वायर. ओके, देख लीजिए h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, हम अरेंज कर देना चाहते हैं आपके लिए. 2 और g से 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 अपॉन जी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लीजिए. ये हो जाएगा 2h अपॉन जी, ये हो जाएगा 2u अपॉन जी. कितना से 2 बाई जी से दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 अपॉन जी से. ये t माइनस ये टी स्क्वायर. अब ये टी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक हो जाएगा. टी स्क्वायर ये माइनस 2u अपॉन जी टी और ये प्लस 2h अपॉन जी. ये क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में आ गया, जहाँ a कितने के बराबर है, a जो है वो 1 के बराबर है, b कितने के बराबर है, कोफिशिएंट लिख रहे हैं 2u अपॉन g के बराबर है, एंड c कितने के बराबर है, 2h अपॉन g के बराबर है. क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आप फॉर्मूला लिखते हैं वो कुछ ऐसा होता है, जहाँ a और b कोफिशिएंट ऑफ x है एंड c इज़ अ कांस्टेंट है. ठीक है, आपने लिख लिया. अब आप जानते हैं इसको डील करना. सो t के फॉर्मेट में जब रूट्स निकालना चाहते हैं तो दैट इज़ इक्वल टू माइनस b. तो ऑलरेडी माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा. ठीक है, प्लस माइनस इसका डिस्क्रिमिनेंट जब निकालना चाहते हैं हम फॉर्मूला लिख ही देते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. ओके, नाउ ये आप जब लिख लिए तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर मीन्स 4u स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर माइनस 4ac. 4 इंटू 1, c कितने के बराबर है, 2h अपॉन जी के बराबर है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1. डील कर लीजिए फटाफट. सो अगर हम 2u अपॉन जी लिखते हैं और प्लस माइनस यहाँ जी स्क्वायर है और यहाँ 4 दोनों में है तो 4 कॉमन ले लेते हैं, 2 आ जाएगा अंदर में, और जी स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं तो जी बाहर निकल जाता है और अंदर क्या क्या बच जाता है वो चेकआउट कर लीजिए. अंदर बच गए यू स्क्वायर और यहाँ बच जाएगा 2gh एंड डिवाइडेड बाई 2. 2 यहाँ इसमें और इसमें कॉमन है इसलिए वो कैंसिल आउट हो जाएगा और g डिनोमिनेटर से सीधे यहाँ चला आएगा इस डिनोमिनेटर में. देयरफॉर दिस इज u प्लस माइनस रूट अंडर यू स्क्वायर माइनस 2gh डिवाइडेड बाई g. सो ये टाइम का हमें एक मिल गया. यहाँ से अब t1 निकल जाएगा, दैट इज़ u प्लस रूट अंडर यू स्क्वायर माइनस 2gh डिवाइडेड बाई g, और t2 निकल जाएगा u माइनस रूट अंडर यू स्क्वायर माइनस 2gh डिवाइडेड बाई g. किसी एक टाइम का वैल्यू नेगेटिव आएगा, उसको कैंसिल आउट कर देंगे, दूसरे टाइम को ले लेंगे और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. एक और छोटा सा सिचुएशन हम लोग
देख ले। छोटा सा सिचुएशन ये है कि ये जो दोनों सिचुएशन था उससे थोड़ा सा अलग, लेकिन रिजल्ट इसी के आसपास आएगा। ये सिचुएशन है कि किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट से ऊपर की तरफ फेंकते हैं ऐसे, तो वो ऐसे जाकर चला आता है, ठीक है। फिर आपने ये हाइट h रखी हुई है और ये वेलोसिटी आपने इधर दिया है u का। देयरफॉर इस केस में अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस इधर मान लेते हैं, y और x का केस है, तो कितना हो जाएगा माइनस h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर अरेंज कर लेंगे 2/g से, तो ये 2h/g इज इक्वल टू 2u/g इंटू टी, माइनस नहीं होगा यहाँ, प्लस है, माइनस टी स्क्वायर। अगर इसको फिर से क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो दिस इज 2u/g टी एंड दिस इज माइनस 2h/g इज इक्वल टू 0। क्या आ गया है यहाँ, a 1 है, b जो है वो 2u/g है माइनस में, ओके ये माइनस है, एंड c कितना है माइनस 2h/g है। पीछे वाले केस में जाके देखिए c पॉजिटिव आया था, इसका मतलब हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा वो ये कुछ ऐसा है, जिसको आप रूट्स में जब तोड़ना चाहेंगे तो वो कुछ ऐसा आ जाएगा, 4u² प्लस 8h/g डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से 2 आपका निकल जाएगा, एक होगा u प्लस रूट अंडर u² प्लस 2gh डिवाइडेड बाई g, एंड दूसरा रूट आएगा u माइनस रूट अंडर u² प्लस 2gh डिवाइडेड बाई g। इसको करके प्लीज़ देख लीजिएगा, यही दोनों आना चाहिए, ओके। नाउ इसमें से कोई एक नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होगा तो आप उसे नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि टाइम नेगेटिव होने का कोई सेंस नहीं बच जाता है। एक सिचुएशन ये भी हो सकता है कि इसको डायरेक्ट नीचे की तरफ फेंक दिया जाए। सो सिचुएशन कुछ भी हो, कोऑर्डिनेट एक्सिस आप अटैच कर लीजिए वेलोसिटी की जगह पर, और देख लीजिए कि पॉजिटिव आपने किधर लिया है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। और एक बार पूरे क्वेश्चन में या पूरी सिचुएशन में जहाँ पर भी आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया, फिर बार बार उसको चेंज नहीं करेंगे। अगर चेंज कर देते हैं तो पूरा रिजल्ट गड़बड़ हो सकता है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ, न्यूमेरिकल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन मोशन, ओके। सो टिल देन enjoy and have a nice time. Best of luck. Thanks a lot.